हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में। इसका अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.5 नंबर से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जिसमें कौन कौन से डायग्राम आ सकते हैं, कौन से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, और एमसीक्यू के लिए और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी अपन क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों का रिवीजन करने वाले हैं, और पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन से बनाए गए क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना इस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले में, और ये चैप्टर पूरा का पूरा किस बेसिस पे चलता है, इसमें एक ही कॉमन टॉपिक चलता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ये होता क्या है एक्चुअल में, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक अपन इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा एक ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वो कोइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। अपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये दो चैप्टर चलता है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म होती है, ये देने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो वो वाले साइंटिस्ट अपने हैं कार्ल इरेकी नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी है। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा तो नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन अपना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, ये किसने दी है, कार्ल इरेकी नाम के साइंटिस्ट ने दी है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, जैसे अपन बात करें सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलेंगे? एक होता है अपना फोरिजन डीएनए और एक होता है अपना वेक्टर डीएनए। यदि फोरिजन डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ देते हैं तो एक नया डीएनए बनता है। उस नए डीएनए को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर काइमेरिक डीएनए, या फिर हाइब्रिड डीएनए, या फिर आरडीएनए उसको हम बोलते हैं। अब कहना तो ये आसान होता है कि फोरिजन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ में अपन लाइगेज एंजाइम से अटैच कर देंगे, और उसके बाद में जो नया डीएनए बनता है उसे हम क्या बोल देंगे? आरडीएनए। लेकिन इसी बात को लेकर के पूरा चैप्टर बना है कि वो कौन से टूल होते हैं, वो कौन सी टेक्निक होती है जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया है, किसका यूज करके बनाया होगा। तो ये सारी बातें अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया जाता है। हमें जिस सेल में से डीएनए निकालना है और उसको हमने वेक्टर के साथ में जोड़ना है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए अपने पास में? आइसोलेशन ऑफ डीएनए होनी चाहिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है? जिस सेल में से अपने को डीएनए लेना है उसको हमें आइसोलेट करना है अलग से। जैसे कि मान लो हमें प्लांट सेल से डीएनए निकालना है, तो अपने पास में सेलुलेज एंजाइम होना चाहिए। अपने को यदि फंजाई की सेल में से डीएनए निकालना है तो अपने पास में काइटिनेज एंजाइम होना चाहिए। यदि अपने को बैक्टीरिया की सेल में से डीएनए निकालना है तो अपने पास में लाइसोजाइम एंजाइम होना चाहिए। अब डीएनए अपने को पता है कि सेल के न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में आरएनए भी रहता है, डीएनए भी रहता है, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन वगैरह ये भी रहती है। तो यदि हमें डीएनए से प्रोटीन को अलग करना है तो अपने पास में प्रोटीएज एंजाइम होना चाहिए। डीएनए को आरएनए से अलग करना है तो आरएनए का डाइजेशन करना पड़ेगा, उसका डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने पास में आरएनएज एंजाइम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आरडीएनए टेक्नोलॉजी की क्या है अपनी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद में एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए, उस वाले एंजाइम का नाम बताओ जिससे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट किया जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बार बार में पूछा जाता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है अपना, स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जब डीएनए को कट लगाता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये स्टिकी एंड के ऊपर कट लगाता है, और स्टिकी एंड पे कट लगाने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो इको आर फर्स्ट नाम का एंजाइम होता है। वो डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो 3 साइंटिस्ट है। एक है आर्बर अपना, एक है स्मिथ, और एक है नाथन। आर्बर, स्मिथ और नाथन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी की, और ये
सबसे पहले जो डिस्कवर किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम हिंड सेकंड होता है, जो कि अपना आगे आने वाला भी है। और जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनको बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, जीवाणुओं से बनाए जाते हैं। और ये जितने भी एंजाइम हैं इनमें सबसे पहले, जैसे मान लो 900 से अधिक अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन उसमें सबसे पहला डिस्कवर किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, उसका नाम अपना हिंड सेकंड है, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनका बोर्ड एग्जाम कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन बनाती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करता है। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है, इसको केमिकल नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अपन यूँ कहे तो आणविक कैंची के नाम से जाना जाने वाला एंजाइम कौन सा है? अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज विच सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे ही डीएनए को कट नहीं लगाता है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि जिस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगा रहा है वो पहली बात तो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और डबल स्टैंडर्ड हो रहा है तो उसमें भी वो साइड से कट लगा रहा है या इन साइड से कट लगा रहा है, जैसे बाहर से कट लगा रहा है तो वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, अंदर से जो कट लगा रहा है वो एंडोन्यूक्लियस होता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अंदर से कट लगाता है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ही कट लगाता है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये आपको बता दूं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की एक एग्जांपल भी अपना एनसीईआरटी ने दे रखा है, GAATTC, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे CTTAA और G। ये अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है? इसको भले 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की तरफ आप पढ़ के देख लो या 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ पढ़ के देख लो, इनका सेम उच्चारण निकल करके आता है। भले आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों को सेम तरीके से पढ़ा जाता है। इसको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये G और A के बीच में कट लगाता है, जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में और एक टॉपिक चलता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल यहाँ इस चैप्टर में वेक्टर के रूप में अपन करते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर साहब ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जिन्होंने साल्मोनेला टाइफीमुरियम नाम के बैक्टीरिया को यूज में लिया है और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डीएनए मूव टूवर्ड्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस चैप्टर में एक टेक्निक चलती है जिससे क्या किया जाता है? डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। और वो जो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? कैथोड से एनोड की तरफ उनको मूव कराया जाता है, जिसमें लार्ज साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो पहले रुक जाते हैं, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो दूर तक जाते हैं, जिससे कि डीएनए का इजीली अपन सेपरेशन कर सकते हैं। एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जैसे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसमें हम जिस जेल को यूज में लेते हैं उसको एक तो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल बोला जाता है और एक एगारोज जेल बोला जाता है। अब ये जो एगारोज जेल है ये अपने को कहाँ से मिलती है? ये मिलती है अपने को सीवीड से। अगार से ये एगारोज जेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज में लेते हैं। उसके बाद में डाई यूज टू विजुअलाइज डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन किया जाता है तो उसमें एक स्टेनिंग डाई यूज में ली जाती है। उस स्टेनिंग डाई को हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स पे अपन डालेंगे, फिर यूवी रेज के सामने ले जाएंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने को ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देने वाले हैं। जब ये एक साथ में आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो उसके बाद में अपना अलग से भी करेंगे, तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन, ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? होस्ट सेल में होता है। बायोरिएक्टर इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है अपने को, तो हम एक बड़े बड़े पाथर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? बायोरिएक्टर के नाम से जानते हैं। आगे अपन इसका डायग्राम भी देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा, एंजाइम दैट कट्स डीएनए। अभी अभी अपन ने बात की थी कि डीएनए को कट करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। उसके बाद में एंजाइम दैट जॉइन डीएनए,
डीएनए को कट तो लगाया है, डीएनए को अलग अलग तो किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने, लेकिन उन्हीं डीएनए को जब वापस से जोड़ना हो, ज्वाइन करवाना हो, तो वो कौन से एंजाइम से करवाते हैं? डीएनए लाइगेज से। तो ये दो क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लेना भले कि डीएनए को कट करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और डीएनए को ज्वाइन करवाने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए लाइगेज। उसके बाद में एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए। जब डीएनए से हम डीएनए बनाते हैं, अब जैसे ये बात अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी जाते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन चलता है तो उसमें हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज में लेते हैं जब डीएनए से डीएनए बना रहे होते हैं। यहाँ पे हम पीसीआर के लिए बात कर रहे हैं। अब पीसीआर टेक्निक में कौन सा एंजाइम यूज में लेते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज में लेते हैं। जैसे थर्मोस्टेबल एंजाइम इन पीसीआर, पीसीआर में एक थर्मोस्टेबल एंजाइम को यूज में लेते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी खास बात ये होती है कि ज़्यादातर जितने भी एंजाइम हम पढ़ते हैं वो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक दुनिया का मात्र ऐसा एंजाइम होता है जिसका नाम टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है। वो 72 डिग्री के ऊपर भी काम करता है और 92 डिग्री तक भी वो बना रहता है। ये एक एक्सेप्शन के रूप में है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं अपन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे यहाँ से ही क्वेश्चन मिल जाए कि ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पीसीआर टेक्निक में यूज में ले रहे हैं, इसको कहाँ से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो एक बैक्टीरिया होता है, आगे क्वेश्चन भी मिलेगा अपने को, थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है जहां से टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त करते हैं अपन। उसके बाद में एंजाइम दैट रिमूव आरएनए, उस वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं जो कि आरएनए को रिमूव करता है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछ भी लिया था फिल इन द ब्लैंक्स में। आरएनएज एंजाइम की हेल्प से हम आरएनए को रिमूव करते हैं। एंजाइम दैट रिमूव प्रोटीन, तो प्रोटीएज एंजाइम से हम प्रोटीन को रिमूव करते हैं। लाइपेज एंजाइम से हम लिपिड को रिमूव करते हैं। फिर लाइगेज फॉर्म्स विच बॉन्ड, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ब्रेक करता है डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, और उन्हीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को वापस से हमें ज्वाइन करवाना है, तो उस टाइम पे अपने पास में कौन सा एंजाइम काम में आता है? लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज फॉर्म्स विच बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इनको ब्रेक कौन करता है? इनको ब्रेक करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद में एंजाइम टू ब्रेक प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करने वाला या डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम होता है सेलुलेज, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है तो उसका ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? सेलुलेज होगा। एंजाइम टू ब्रेक फंगल सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है तो उसके लिए जिस एंजाइम को यूज में लेंगे उसको बोलते हैं काइटिनेज एंजाइम। टिपिकल लेंथ ऑफ पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने बनाई थी GAATTC, उसकी लेंथ क्या हो सकती है? छोटा क्वेश्चन पूछे तो 4 से 8 बेयर, 4 to 8 बेस पेयर की ये लेंथ होती है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो अपना हिंड सेकंड था, और ये हिंड सेकंड जिस बैक्टीरिया से बनाया है उसको हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये हिंड सेकंड अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है सबसे पहला एंजाइम। उसके बाद में बात करते हैं 3 टूल्स ऑफ आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन से 3 टूल होने चाहिए अपने पास में? अपने पास में एंजाइम होने चाहिए, अपने पास में वेक्टर होने चाहिए, अपने पास में एक होस्ट सेल भी होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर अपन पढ़ते हैं, प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए अलग वेक्टर होता है, बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए अलग वेक्टर होता है, एनिमल में जीन ट्रांसफर करने के लिए अलग वेक्टर होता है, लेकिन पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड का नाम है PBR 322, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है बोलीवर और रोड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने। प्लांट में जो वेक्टर होता है, प्लांट वाले वेक्टर को हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड, और ये जो TI प्लाज्मिड होता है ये नेचुरल प्लाज्मिड होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जा रहा है जिसका नाम है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। उसके पास में TI प्लाज्मिड होता है और इस TI प्लाज्मिड का अपन इस्तेमाल करते हैं प्लांट में जीन ट्रांसफर करवाने के लिए। नेचुरल वेक्टर इन बैक्टीरिया,
जो बैक्टीरिया में नेचुरल वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। आगे अपन ये देखेंगे प्लाज्मिड होता क्या है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए ऐसे डिफाइन करने की फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट इज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसमें ऐसी खास बात होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, इसमें खुद में से ही डीएनए रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसका यूज वेक्टर के रूप में अपन करते हैं। फिर मोस्ट कॉमन होस्ट, जैसे अपन अपने फोरिजन डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को किसी सेल में ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, होस्ट सेल बोलते हैं। और ये काम करने के लिए जो मोस्ट कॉमन होस्ट लेते हैं अपनी चैप्टर में वो लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। डीएनए इंसर्शन साइट, डीएनए को जहां पे इंसर्ट किया जाता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। पीबीआर 322 नाम का एक प्लाज्मिड है, एक वेक्टर है जिसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, जिसको हम जानते हैं एक एम्पिसिलिन हो रेजिस्टेंस जीन होती है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है। अब वो जीन उस वेक्टर में क्यों पाई जा रही है, तो वो सिलेक्शन करती है कि भाई अपना जो फोरिजन डीएनए है वो इस होस्ट सेल ने लिया है कि नहीं लिया है। इस बात को जानने के लिए वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होना जरूरी है। एंजाइम यूज इन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, अब एक यहाँ पे सिलेक्शन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह अपने एक एंजाइम को भी यूज में लेते हैं जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग देता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अपनी जीन इंसर्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। उसके लिए जो एंजाइम अपन काम में लेते हैं वो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। उसके बाद में वाइट कॉलोनीज रिप्रेजेंट, यदि ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं अपन बीटा गैलेक्टोसाइड से, तो यदि वाइट कॉलोनी दिख रही है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, और यदि ब्लू कलर की कॉलोनी दिख रही है इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अपनी होस्ट सेल ने उस डिजायर्ड डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद में कॉम्पिटेंट सेल्स आर केपेबल ऑफ, जो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल होती है वो किस लिए केपेबल होती है, डीएनए को अपटेक करने के लिए होती है। केमिकल यूज टू इंड्यूस कॉम्पिटेंसी, यदि किसी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैल्शियम आयन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अपना माइक्रो इंजेक्शन टारगेट्स। माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने का डायरेक्ट मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन, और ये जो माइक्रो इंजेक्शन है ये टारगेट करता है सेल के न्यूक्लियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर जीन्स मेनली टू। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये जीन को ट्रांसफर कहाँ पे करवाता है, किस में करवाता है, तो ये डाइकोट प्लांट में जीन ट्रांसफर करवाता है। डीएनए प्यूरिफिकेशन मेथड, डीएनए को आप प्यूरिफिकेशन करना हो तो उसके लिए जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, अभी पीछे अपन ने बात की है कि उस वाली टेक्निक का बात करो जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है, उस वाली टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बोलते हैं। डीएनए फ्लोरोसेंस अंडर यूवी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए को अपन यूवी लाइट के नीचे ले जाते हैं तो वो कौन सा कलर देते हैं अपने को, ब्राइट ऑरेंज कलर देते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वेक्टर इनटू होस्ट, यदि वेक्टर को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लार्ज स्केल ग्रोथ मशीन, यदि कोई भी अपने को एंजाइम बनाना है, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनानी है तो उसको हमें लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करवाना हो तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, उसके लिए अपने को चाहिए बायोरिएक्टर। जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अपन ने देखा था कि फर्मेंटर होता है, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में इसको क्या नाम देते हैं, बायोरिएक्टर बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, जैसे ही बायोरिएक्टर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि प्रोडक्ट बन जाता है उस प्रोडक्ट का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन अपना ये रहता है कि जो बायोरिएक्टर हम देख रहे हैं उस बायोरिएक्टर की क्या साइज होनी चाहिए, तो बायोरिएक्टर की साइज 100 से 1000 लीटर तक की होनी चाहिए।
उसके बाद में क्वेश्चन है सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने का काम करते हैं, जिनको मोलिकुलर सीजर के नाम से भी हम जानते हैं, आणविक कैंची के नाम से भी हम जानते हैं, इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सोर्स क्या होता है, ये बनाए कहाँ से जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। अब वापस आ गए मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर के नाम से क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो नेचर है वो कट करने वाला है और सीजर का नेचर भी कट करना होता है, तो ये मोलिकुलर पीछे इसलिए लगा क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहा है और डीएनए एक मोलिक्यूल्स होता है, इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर बोला जाता है। तो मोलिकुलर सीजर के नाम से किस एंजाइम को जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम जानते हैं। मोलिकुलर ग्लू, ग्लू का काम क्या होता है, किसी चीज़ को ज्वाइन करवाना होता है, चिपकाना होता है, जोड़ना होता है। तो मोलिकुलर, और ये जोड़ने का काम किसका होता है, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर दिया था या कट कर दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने, अब इनको वापस से ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए अपने को डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। जिस हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, उसी हिसाब से डीएनए लाइगेज एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चिपकाने का काम करता है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो हमने अभी देखा कि PBR 322 के पास में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, जिसमें एक को हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक को बोलते हैं हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जैसे कि AMPR और TET-R। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये दो PBR 322 के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रीजन इन प्लाज्मिड हेल्प इन रेप्लिकेशन। कोई भी प्लाज्मिड है वेक्टर है जिसके पास में एक ऐसा रीजन होता है जो कि अपने डिजायर्ड डीएनए का रेप्लिकेशन वो करवा सकता है, उस वाले रीजन को, उस वाले साइट को हम बोलते हैं ORI, शॉर्ट में बोलते हैं ORI, और इसका पूरा नाम अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, ORI साइट बोलते हैं। विच अल्कोहल इज यूज टू प्रेसिपिटेट डीएनए। अब चिल्ड जो इथेनॉल होता है, यदि डीएनए का प्रेसिपिटेशन करना है तो उसके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, चिल्ड इथेनॉल होना चाहिए। फिर अपना क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चन 1.5 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है कि पहली स्टेप कौन सी है, दूसरी स्टेप कौन सी है, दोनों स्टेप को जो पहले स्टार्टिंग में आती है उनको एक्सप्लेन करो आप। तो अपन ये देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेप अपने पास में होती है। सबसे पहले अपना काम होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उस डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। दूसरा, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसकी कटिंग की जाती है। तीसरा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट PCR। यदि हमें उस डीएनए का छोटा सा टुकड़ा अपने को मिल गया है और उसे हमें लार्ज अमाउंट में रेप्लिकेट करवाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PCR टेक्निक को यूज में लेना पड़ेगा। जैसे ही PCR करवाएंगे उसके बाद में इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर लाइगेशन। हम ओरिजिन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ में ज्वाइन करवाएंगे और वहां पे अपना लगेगा लाइगेज एंजाइम। फिर जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करवा देंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ही होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद में हम ये देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। यदि हमारा डिजायर्ड डीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद में आगे अपन करेंगे कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूजिंग बायोरिएक्टर। जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसका लार्ज स्केल के ऊपर काम करवाएंगे और सबसे लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग चलती है। जो प्रोडक्ट बना उसका प्यूरिफिकेशन अपने को करना पड़ता है। तो ये सारी 9 स्टेप है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जिसमें इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और इनके काम पूछते तो पूरा चैप्टर इन्हीं के काम से। आइसोलेशन ऑफ डीएनए की अपन बात करें तो पीछे छोटे वाले क्वेश्चन आ गए कि किस हिसाब से अपन डीएनए को आइसोलेट करते हैं। यदि प्लांट सेल में से अपने को डीएनए निकालना हो तो हमें सेलुलोज एंजाइम की जरूरत होगी। यदि बैक्टीरिया सेल से निकालना हो तो लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यदि फंजाई सेल से निकालना हो तो हमें काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी।
फिर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपने पास में टूल होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर उसी डीएनए को जो कट हो चुका है उसको वापस ज्वाइन करवाना है, तो उसके लिए अपने पास में टूल होना चाहिए लाइगेज एंजाइम। फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उसके लिए अपने पास में एक टेक्निक होनी चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और उसी जीन का या उसी डीएनए का एम्प्लीफिकेशन अपने को करवाना हो तो उसके लिए अपने पास में एक टेक्निक होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं पीसीआर टेक्निक। तो पूरा चैप्टर ही इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस पे ही चल रहा है। अब अपन लास्ट में ये देखते हैं कि कई बार रेयर केस में, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, दोनों चैप्टर पढ़ लिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, और बोर्ड एग्जाम सिंपल सा क्वेश्चन डाल देती है कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम टू मेक प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमंस। हम ऐसे टूल्स और टेक्निक को यूज में लेकर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोटीन बना सकते हैं, कोई हार्मोन बना सकते हैं, कोई एंजाइम बना सकते हैं, जो कि अपने ही काम के होते हैं। और उस टाइम पे हमने जिन टूल और टेक्निक्स को यूज में लिया है और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज में लिया है, उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी काम में आया है और टूल और टेक्निक्स भी काम में आए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फिर डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को तोड़ना है, फोड़ना है, वापस से जोड़ना है, मॉडिफिकेशन करना है, उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके पीछे लगा है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि किस चीज़ को आप तोड़ रहे हो, किस चीज़ को आप जोड़ रहे हो, किस चीज़ को आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो जेनेटिक का यहाँ पे लेना देना होता है डीएनए का, जीन का, आरएनए का, इनका। तो क्या डेफिनेशन बनती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए, आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप इन ए डिजायर्ड वे। जैसे मान लो कि मेरे बॉडी के अंदर ऐसी जीन है जो काम कर रही है जिससे कि मेरे बालों का कलर कैसा ही है, और उस जीन को यदि मॉडिफाई कर दे और जिन टूल और टेक्निक्स को अप्लाई करके उस जीन को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। कि मेरी बॉडी में कोई जीन नॉन फंक्शनल हो चुकी है, पहले प्रयास किया जाएगा कि उसको फंक्शनल बना दे। यदि वो फंक्शनल ना हो तो उस जीन को वहाँ से हटा दिया जाता है, उसकी जगह नई डिजायर्ड जीन को डाल दिया जाता है, और ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी थोड़ा सा गलत है, रिकॉम्बिनेंट DNA technology is the technique of joining together DNA molecules from two different sources and inserting them into a host organism to produce new genetic combination। एक ऑर्गेनिज्म का हमने डीएनए निकाल लिया और उस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने ट्रांसफ़र करवाया है। अब इसके लिए कोई ना कोई टेक्निक लगी है, कोई ना कोई टूल लगे हैं, जिसकी बदौलत हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, एक नया जेनेटिक रूप पाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया है सबसे पहले, जिसको हम आज मार्केट में ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक से बनाया गया है? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट ज़्यादा लगा लेना, डिफाइन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज ए स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल independent of chromosomal DNA and capable of cell replication is called as plasmid। क्या होता है प्लाज्मिड? जैसे ये जो प्लाज्मिड होता है ये यूकैरियोटिक में नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि लीनियर शेप में होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे अपने को मिलने वाला है? हमारे न्यूक्लियस में मिलने वाला है, सेल के न्यूक्लियस में मिलने वाला है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में खास बात ये होती है कि उनका क्रोमोसोमल मटेरियल नॉर्मली न्यूक्लियस में तो होता ही है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब उस न्यूक्लियोइड के अलावा उसके साइटोप्लाज्म में भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है जो कि एक्स्ट्रा होता है। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिफाइन वेक्टर। जैसे हमने पहले ये डिस्कशन किया था कि कोई फोरिजन डीएनए है उसको हम वेक्टर डीएनए के साथ में ज्वाइन करवाते हैं। तो ये वेक्टर होता क्या है? A vector is a DNA molecules that carries a foreign DNA segment into a host cell for replication and expression itself।
अपना जो फोरिजन डीएनए है उस डीएनए को होस्ट सेल में हमें ट्रांसफर करवाना है। तो उस फोरिजन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को डायरेक्ट हम तो छोड़ नहीं सकते हैं उस होस्ट सेल में। फोरिजन डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाने के लिए कुछ व्हीकल की, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल या फिर वहन करवाना, एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ना। डिफाइन कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल क्या होती है? A competent cell is a bacterial cell that can take up of origin DNA from its surrounding. कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है? जैसे कोई होस्ट सेल होती है, उसको हम अपने फोरिजन डीएनए को वहाँ पे इंसर्ट करवाने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं और वो उस अपने डीएनए को अपटेक कर लेती है, तो उस सेल को हम ये बोलते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? Transformation is the process by which a cell take up foreign DNA from its environment and express it। यदि कोई भी होस्ट सेल हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसका हमें पता चल चुका है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस होस्ट सेल ने ले लिया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब अपना डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेट हो चुका है, तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर ए गुड क्लोनिंग वेक्टर। जैसे कि वेक्टर की खास बात यह है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फोरिजन डीएनए को होस्ट सेल में छोड़ करके आ रहा है, तो इसके पास में क्या क्या ऐसे फीचर होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए इनके पास में? तो कोई भी वेक्टर ऐसा काम कर रहा है तो उसके पास में सबसे पहले ये वाले साइट जरूर होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट उसके पास में होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि PBR 322 के पास में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद में उसके पास में होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इंसर्शन, उस पूरे वेक्टर के चारों तरफ जहां पे हम अपने डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर सके, इंसर्ट कर सके, तो उसके पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है स्मॉल साइज का और इजी रेप्लिकेशन कर सके, ये खास बात उस वेक्टर डीएनए के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है डिफाइन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन क्या होता है? तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज ए मेथड इन विच द इंसर्शन ऑफ ए फोरिजन डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू ए सेलेक्टेबल मार्कर। एग्जाम्पल लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकती है, लेक जेड जीन भी हो सकती है। रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट जीन हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। अब इसको सिंपल तरीके से अपने को समझना है। जैसे कि मान लो कि ये अपना PBR 322 वेक्टर है और इसके पास में इस साइड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन, इस साइड में रेजिस्टेंस जीन है AMP, जैसे ये MPR है और ये TETR है। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या करती है? जैसे मान लो कि अभी के लिए ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है और कोई भी बाहर से पार्टिकल्स यहाँ पे जुड़ता है तो उसके प्रति ये रेजिस्टेंस शो करती है। अब अपन क्या करते हैं? हमारे डिजायर्ड डीएनए को इस जगह पे इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट करवाएंगे तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, ये अब टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन जाएगी। जैसे ही टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमारा डिजायर्ड डीएनए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब एक अपने डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे दूसरी जीन है वो इनएक्टिव हो चुकी है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में दो इंपोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है जिसको एस्चेरिशिया कोलाई के हम नाम से हम जानते हैं, और दूसरा इंपोर्टेंट बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इकोलाई बैक्टीरिया ये एनिमल सेल में या बैक्टीरियल सेल में जीन को ट्रांसफर करवाता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो बैक्टीरिया होता है जिसके पास में एक TI प्लाज्मिड होता है जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है, ये प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक्ट एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से कौन से बैक्टीरिया को जानते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को। इट्स TI प्लाज्मिड इज यूज्ड एज ए वेक्टर
टू ट्रांसफर डिजायर्ड जीन इनटू प्लांट सेल। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इसमें एक नेचुरल प्लाज्मिड होता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसको बोलते हैं। टीआई प्लाज्मिड के पास में टीडीएनए होता है। ये पहले नेचुरली क्या करता है, ये डाइकोट प्लांट की रूट में जाकर के ट्यूमर कोज करवाता है जिसको हम क्राउन गोल डिजीज बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि ये वहां पे जा तो रहा ही है, ट्यूमर वहां पे बना रहा है, तो क्यों ना इस टीडीएनए जो कि ट्रांसफर हो रहा है इसको चेंज कर दे और यहां पे अपनी डिजायर्ड जीन को डाल दे, ताकि उस डाइकोट प्लांट में डिजीज तो ना हो, अपने ही डिजायर्ड डीएनए की फोटोकॉपियां निकल जाए। उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड। व्हाट आर कॉम्पिटेंट सेल? हाउ आर बैक्टीरियल सेल्स मेड कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट सेल होती क्या है, इसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है? तो कॉम्पिटेंट सेल्स आर बैक्टीरियल सेल दैट कैन टेक अप फोरिजन डीएनए, दे आर मेड कॉम्पिटेंट बाई ट्रीटिंग विथ डाईवेलेंट केटाइन, जिसको हम कैल्शियम आयन बोलते हैं, एंड एक्सपोजिंग टू हीट शॉक टू क्रिएट स्पोर इन द सेल मेम्ब्रेन। इसको बैक्टीरिया सेल में यदि अपने को डीएनए डालना है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता है, उसको हीट शॉक मेथड से ट्रीट किया जाता है ताकि अपना डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया सेल ले सके। और ये जब यदि बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए को ले रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। बनाते कैसे हैं? कैल्शियम आयन से और हीट शॉक मेथड से इसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? गिव वन एग्जांपल। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है, इसका एग्जांपल क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड्स द सेम ऑन बोथ स्टैंड्स। जैसे कि 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे, या 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की डायरेक्शन में पढ़ लो, सेम जाता है। GAATTC 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड। अब 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड पढ़ेंगे, इधर से उल्टा पढ़ लो, GAATTC। दोनों का सेम उच्चारण निकल रहा है, दोनों स्टैंड का। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस जिस डीएनए के ऊपर मिलती है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। और अपना जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इसी सीक्वेंस के ऊपर G और A के बीच में कट लगाता है, एक बार फर्स्ट वाला। एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर यूज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के 2 मेथड कौन से होते हैं? जैसे डायरेक्ट मेथड की अपन बात करें तो एक तो है अपना माइक्रो इंजेक्शन। ये क्या होता है? डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल और फर्टिलाइज एग यूजिंग ए फाइन नीडल। दूसरा मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रिक पल्सेज क्रिएट्स टेम्परेरी पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, डीएनए इंटर्स थ्रू दीज पोर्स। 2 मेथड है जिससे कि अपने डिजायर्ड डीएनए को अपन एनिमल सेल में ट्रांसफर करवा सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन और इलेक्ट्रोपोरेशन। एक मेथड चलता है अपना इनडायरेक्ट मेथड, और वो इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें अपने को वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और एनिमल सेल में जिस वेक्टर का यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर करने के लिए उसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, पश विषाणु बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में वेक्टर अपन ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस लिया है, उस हिसाब से एनिमल्स में हम रेट्रोवायरस लेते हैं, उसी हिसाब से हम बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करवाते तो PBR 322 लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें ये वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। ऐसा जैसे एक्सप्लेन जीन गन मेथड। अब ये जो जीन गन मेथड है जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये प्लांट सेल में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने का मेथड होता है, जैसे ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक। जीन गन मेथड का नाम क्या है? बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक इज ए फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर यूज मेनली इन प्लांट्स। डीएनए इज कोटेड ऑन माइक्रोस्कोपिक गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स। डीएनए को कोटेड किया जाता है गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल से, और जीन गन का इस्तेमाल करके हम प्लांट में जीन ट्रांसफर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब ये वो वाले क्वेश्चन आ गए हैं जो 1.5 नंबर में पूछे जाते हैं। बड़े डायग्राम भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार में पूछा जा रहा है, ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ PBR 322। PBR 322 वेक्टर शोविंग इंपोर्टेंट साइट्स। PBR 322 का डायग्राम बनाना और उसमें इंपोर्टेंट साइट्स को अपने को मेंशन करना है। तो ये PBR 322 का हम डायग्राम बना रहे हैं, PBR 322 का डायग्राम बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस PBR 322 का जो वेक्टर अपन पहले देख लेते हैं। एक तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है,
यूज इन जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल, इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसके पास में एक ओराई साइट होती है, और ओराई साइट क्या होती है? ओराई इज द साइट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड इनसाइड द होस्ट सेल। और ये ओराई साइट अपनी यहाँ पे रही। उसके बाद में इसके पास में रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन का कोड होना चाहिए। दो इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। और ये बाहर की तरफ है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जुड़ने की साइट होती है, जैसे इक्वार फर्स्ट है, CLA फर्स्ट है, हिंड थर्ड है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले में बेम एच फर्स्ट है, सेल फर्स्ट है, PVU सेकंड है, और PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होती है। जैसे सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिकॉम्बिनेंट सेल्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया है? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को लिया है। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम शोविंग 3 स्टेप्स ऑफ PCR टेक्निक, जो कि जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या फंक्शन होता है? डीएनए का या जीन का एम्प्लीफिकेशन ये करती है। 3 स्टेप्स इसके पास में होती हैं। एक तो अपनी डीनेचुरेशन होती है, एनेलिंग होती है, और एक्सटेंशन होती है। और इसके लिए जो एंजाइम यूज में लेते हैं, उस एंजाइम का नाम अपना टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब तीनों स्टेप PCR की, जैसे डीनेचुरेशन है, तो इस डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीएनए स्टैंड सेपरेट एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इसके लिए अपने को चाहिए हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर जैसे ही हीट देंगे तो ये दोनों स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बने हैं, उसको हमने क्या बोला है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 94 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको ब्रेक करना है अपने को। अब जैसे ही डीएनए के दोनों स्टैंड सेपरेट हुए, तो यहां पर आकर के ये प्राइमर ऐड होने लग जाएंगे। जैसे ही प्राइमर ऐड होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चलेगी अपनी एक्सटेंशन वाली, जिसमें हम डीएनए पॉलीमरेज, जिसको टेक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये प्राइमर न्यूक्लियोटाइड को आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अब अपने को वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर से मिल रहा है, लेकिन एक डीएनए से 2 डीएनए अपने को यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं। अब ऐसी प्रोसेस लगातार 30 बार करवाते हैं, 30 साइकिल अपन चलाएंगे, और 30 साइकिलिंग चलाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन टाइम्स। बहुत सारी डीएनए की फोटोकॉपी अपने को कुछ ही टाइम में मिलने वाली है। अब ये 3 स्टेप में चली है, तो तीनों स्टेप कौन सी है? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। इसमें जिस एंजाइम को इस्तेमाल में लेते हैं अपन, यूज थर्मोस्टेबल एंजाइम, जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, और इसका सोर्स क्या होता है? थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है। फिर बात कर ले अपन ने PCR के एप्लीकेशन की, अलग से ही क्वेश्चन बन जाए PCR के एप्लीकेशन क्या है, तो यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यूज इन डिजीज डायग्नोसिस, जैसे कि HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं, यूज इन जीन क्लोनिंग एंड म्यूटेशन स्टडीज, म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए भी PCR को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ ए डायग्राम शोविंग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहली बात तो हम ये देखेंगे एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, किस बेसिस के ऊपर? साइज और चार्ज के बेसिस के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो भाग अपने ले रखा है बीच में, ये पूरी की पूरी एगारोज जेल है, एगारोज जेल बिछा रखी है। और ये एगारोज जेल, इसका जो सोर्स होता है वो सीवीड्स होता है, समुद्री घास से इसको बनाया जाता है। यहाँ पे ये जो बना रखे हैं अपन ने, इनको बोला जाता है वेल्स, और इन वेल्स में हम क्या करते हैं? डीएनए की लोडिंग करते हैं, डीएनए लोडिंग कर लेते हैं। जैसे ही डीएनए को यहाँ पे लोड करेंगे तो डीएनए इसे पूरी एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में इस साइड में रहता है कैथोड, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस साइड में होता है एनोड। अब यहाँ पे हम देंगे इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे अपन, तो डीएनए के ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हमने यहाँ पे लोड किए हैं वेल में, ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये मूव करेंगे तो ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने वाले हैं, और जो लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो तो पहले ही रुक जाएंगे, और स्मॉल साइज के डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो दूर तक जाएंगे। तो हमने लिखा है कि ये पूरा का पूरा डीएनए बैंड बना है, ये वाले लार्जेस्ट डीएनए बैंड है, ये वाले स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड है। अब अपने को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डाई यूज करेंगे इनको देखने के लिए, और उस डाई का नाम होगा ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे। जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड इसमें डालेंगे, उसके बाद में इसको यूवी रेज के नीचे ले जाएंगे, यूवी रेज। फिर यूवी रेज के नीचे ले जाएंगे तो यही वाले डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो अपने को कैसे दिखाई देंगे, ऑरेंज ब्राइट कलर के दिखाई देंगे। अब अपने को पता चला कि मान लो कि इसमें ये ऑरेंज ब्राइट कलर का अपने को दिखाई दिया है। अब इसको हमें इस एगारो जेल से एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी अपनी, इल्यूशन कहलाएगी। अब ये अपना फ्रेगमेंट्स है, ये काम का तो है, लेकिन इसके चारों तरफ एगारो जेल भी है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा बॉईल करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो ये बाहर की तरफ जो एगारो जेल है ये तो अलग हो जाएगी, और अपना जो डीएनए है ये बच जाएगा, इसको अपन अलग कर लेंगे। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें बनते हैं, किस बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है, तो हम आंसर करेंगे साइज और चार्ज के बेसिस के ऊपर इनका सेपरेशन किया जाता है। इसमें लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पहले रुक जाते हैं, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो एगारोज प्लेट के ऊपर दूर तक जाते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग इसका हो गया। और चार्ज की बात करें तो कैथोड से एनोड की तरफ इनको मूव करवाया जाता है। फिर इसमें कौन सी जेल यूज में ली है, तो हम आंसर करेंगे एगारोज जेल काम में ली है। एगारोज जेल कहाँ से लिया आपने, तो हम आंसर कर देंगे सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एगार एगार दो एल्गी होते हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद में इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए आप कौन सी स्टेनिंग डाई को यूज में लोगे, हम आंसर कर देंगे ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही स्टेनिंग हो जाएगी उसके बाद में उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कहाँ पे ले जाएंगे, यूवी रेज के नीचे ले जाएंगे। यूवी रेज के नीचे ले जाने के बाद में डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने को कैसे दिखाई देंगे, ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। जैसे ही अपने को पता चला कि ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स अपने काम का है, उसको हम इल्यूशन की प्रोसेस से अलग में कर लेंगे। ये अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बायोरिएक्टर का। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्टाइड टैंक बायोरिएक्टर। डायग्राम भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है, और हम ऐसा काम कर लेंगे कि हम डायग्राम ही बनाएंगे और डायग्राम के साथ में ही थ्योरी को अटैच कर लेंगे। जैसे आपको नॉर्मली अलग से थ्योरी देनी हो तो थोड़ी सी टफ टाइप की रहती है। जैसे ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, बायोरिएक्टर होना चाहिए। फिर ए बायोरिएक्टर इज ए वेजल इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल सेल। फिर इसी बायोरिएक्टर में एक प्रोसेस चलती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऑल प्रोसेस आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन such as separation, purification and formulation are known as downstream processing। फिर ये जो डायग्राम है अपना बायोरिएक्टर का बिल्कुल से, ये जो यहाँ ऊपर की तरफ लगी हुई है इसको तो हम बोलते हैं मोटर। ये है अपनी मोटर। जैसे घरों में बिलोवना मशीन होती है उसी हिसाब की एक मशीन होती है जिसको हम बायोरिएक्टर बोलते हैं। बिलोवना मशीन के ऊपर भी ये मोटर लगी होती है, उसके नीचे कुछ प्लेटें लगी रहती है, उसमें एक प्लेट लगी है और इसका लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करवाना हो तो इसके पास में 3-4 प्लेटें और लगी है। क्या क्या होता है, सबसे ऊपर है इसकी मोटर। उसके बाद में मोटर के बाद में यहां पे ये है फोम ब्रेकर, झाग नियंत्रण यंत्र। फिर है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, इसको घुमाने के लिए। और ये है यहाँ पे बहुत सारा अपन ने इसमें ले रखा है कल्चर ब्रोथ। यहाँ नीचे से इसके जा रही है स्टेराइल एयर। इस साइड में लगा हुआ है स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन और सबसे ऊपर की तरफ लगा है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। ये अपना बायोरिएक्टर का
नॉर्मली डायग्राम है। अब इसमें जैसे ही कल्चर होता है, कल्चर होने के बाद में ये मॉडिफाई तो हो ही रखे हैं, जीएमओ प्लस प्रोडक्ट, इनको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मुलेटेड विथ ए सुटेबल प्री रिजर्वेशन, फिर क्वालिटी टेस्ट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट की, फिर मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की। ये सारा काम किसके द्वारा होता है, बायोरिएक्टर के द्वारा होता है। लास्ट है अपना, व्हाट इज द बेसिस ऑफ नेमिंग नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए फ्रेगमेंट को कट करता है, उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं अपने पास में। तो पहले जो लेटर होते हैं फ्रॉम द जीनस नेम, ये बार बार में छोटे क्वेश्चन भी आता है और बड़ा 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का पहला कैपिटल अक्षर होता है। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया के लिए इको आर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो ये पहला लेटर एस्चेरिसिया उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टू लेटर फ्रॉम द स्पीसीज नेम इन स्मॉल लेटर, जैसे इक्वार फर्स्ट में सी और ओ, ये दूसरा और तीसरा लेटर है, ये कोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोलाई उस बैक्टीरिया की क्या होती है, स्पीसीज होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट रोमन नंबर होते हैं, शो द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इन द स्पीसीज, और स्ट्रेन्स होता है, जैसे कि इक्वार फर्स्ट में ये आर क्या है, ये स्ट्रेन है, RY13 ये स्ट्रेन है, और रोमन नंबर होते हैं ये फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। यदि पहली बार किसी बैक्टीरिया में से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये इसको हम लिख देंगे जैसे इको आर फर्स्ट। यदि दोबारा से उसी बैक्टीरिया में से निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे, इको आर सेकंड, और यदि तीसरी बार निकालते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल होते हैं, जिसमें पहला कैपिटल लेटर होता है उस बैक्टीरिया का या उस प्रोकैरियोटिक सेल के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा और तीसरा जो लेटर होता है उस बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो लेटर होता है वो उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो स्ट्रेन सारे बैक्टीरिया में हो। और रोमन नंबर वाले होते हैं वो आइसोलेशन के नंबर होते हैं। इस हिसाब से ये अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नोमेनक्लेचर पूरा हुआ है। उसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन और रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एलिजा इन बायोटेक्नोलॉजी। एलिजा एक टेस्ट है जो HIV को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। एड्स के लिए टेस्ट का नाम होता है एलाइजा, जिसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे के नाम से जानते हैं। इट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजन इन ए सैंपल। और ये जो एलिजा टेस्ट है ये काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि उससे टेस्ट का नाम बताओ जो कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम बात देते हैं एलिजा। फिर एलिजा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम आंसर करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बार बार में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।